शब्दों से खुशी है, शब्दों से गम, शब्दों से पीड़ा है और शब्द ही मरहम। सोचिए कैसा है इन शब्दों में दम। Jai Hind and a very warm welcome to one and all present here. This is Palak Tandon standing in front of you from Journalism and Mass Communication Department. I heartily welcome everyone, including our chief guest, Mrs. Chandrika Joshi ma'am, our head of department, Professor Dr. Subhash Thaledi sir, all the faculty members and the students, to today's guest lecture on the topic Radio, presentation of radio news and voice culture. जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो, पावन किया हमारे विभाग को आपने, दीप जला आगाज कर दो. Before starting this program, I would request our honorable guest, Ms. Chandrika Joshi ma'am, and our head of department, Professor Dr. Subhash Thaledi sir, to please come forward for the lamp lighting in front of Ma Saraswati and take her blessings. Duly start this guest lecture, I would like to request Dr. Preeti Singh ma'am, Assistant Professor, Journalism and Mass Communication Department, to come on the dais for the official welcome note. जय हिंद टू ईच एंड एवरीवन। जैसे कि आज हम सभी के बीच ऑल इंडिया रेडियो से चंद्रिका जोशी मैम मौजूद हैं और आपका एक लंबा अनुभव रहा है ऑल इंडिया रेडियो के साथ। आपने हमारे देश को बहुत सारे पटलों पर रिप्रेजेंट भी किया है और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज आप हमारे बीच हैं, हम सभी को ट्रेन करने के लिए कि कैसे हम अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी वॉइस में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो मैं तहे दिल से मैम का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। इस बात के लिए आभारी भी हैं कि हमारे वीसी सर ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए हमें परमिशन दी और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम थे वो हमारे विभाग अध्यक्ष जी की तरफ से उठाए गए, प्रोफेसर डॉक्टर एस.सी. थलेडी सर। आई एम वेरी थैंकफुल सर कि आपने स्टूडेंट्स के लिए एक इतना अच्छा लेक्चर ऑर्गेनाइज करने की सोची और हमारे बीच चंद्रिका मैम को लेकर आए ताकि स्टूडेंट्स को एक नया एक्सपीरियंस मिल सके, स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू सर। और इस कार्यक्रम में आप सभी जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर अशोक त्यागी सर ने भी आकाशवाणी में काम किया है, सर का भी अपना एक अनुभव रहा है और छात्र छात्राओं के साथ वो उसको साझा करते रहते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सहायक आचार्य का मैं स्वागत करती हूँ। और प्रिय छात्रों, आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। जो स्टूडेंट रेडियो या टीवी में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष और बहुत ही अच्छा होने वाला है। She is also a journalist with more than an experience of 3 decades, and she has conferred with the Best Editor Award by the Vice President Shri Venkaiah Naidu sir. Now, to introduce today's subject of the program, I would like to request our head of department, Professor Dr. Subhash Thaledi sir, to please come on the dais. आज के इस गेस्ट लेक्चर की मुख्य अतिथि और मुख्य व्याख्यानकर्ता चंद्रिका जोशी जी, आप एक रिनाउंड न्यूज कास्टर हैं। चंद्रिका जी का इस विश्वविद्यालय में आना और विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के पास आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस विभाग के लिए। और उन्होंने इस विभाग में आना स्वीकार किया क्योंकि जनरली जो लोग अभी सर्विस में होते हैं उनको टाइम ही नहीं होता है। तो किसी तरह चंद्रिका जी ने हमारे अनुरोध पे ये आप लोगों के बीच आना स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक प्रश्न दिमाग में गूंज रहा था कि हम आपको पढ़ाते तो हैं लेकिन आप लोगों को व्यावहारिक एक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हो पाता है। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरा पहला गोल यही है, पहला लक्ष्य यही है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाए। मैं खुद इंडस्ट्री से आया हूँ, मैं 30 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि
कि आप लोगों को भी उसी तरह का एक एक्सपोजर हो, आप लोग जाएं जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आज इस तरह का सब्जेक्ट है, आप उसे कोरी किताब से नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक आप इंडस्ट्री को नहीं देखेंगे, काम नहीं करेंगे, इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो उसी क्रम में जो भी हम अभी तक आपको कार्यक्रम करवा रहे हैं और जो आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते हैं, यहाँ डिफरेंट एक्टिविटी होती है, वो सिर्फ आप लोगों के स्किल को अपडेट करने के लिए। और उसी श्रृंखला में आप यहाँ आज चंद्रिका जोशी जी आई हैं, जो कि एक बहुत ही नेशनल न्यूज़ रीडर हैं, जिनका बहुत लंबा, कम से कम 30 साल का जो है उनका भी ब्रॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस हो गया है। दूसरी बात ये है, मैडम ने ऑल इंडिया रेडियो नहीं, आप लोगों को ये भी जानकारी नहीं कि विश्व में कितनी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। मैं कल किसी से बात कर रहा था तो वो ये भी नहीं बता पाते कि हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कौन है इंडिया का। मैडम NHK में काम कर चुकी है। अब अगर NHK की बात करें तो आपको ये भी मालूम नहीं NHK क्या चीज़ है। NHK इज़ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ऑफ जापान। जापान की जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है NHK, उसमें आप 3 साल आपने काम किया है। आप वहाँ डेपुटेशन में गई थी तो, और NHK में ये अच्छी बात है, ऑल इंडिया रेडियो के लोग हर समय वहाँ जाते रहे हैं और जाते रहते हैं। अभी भी कोई ना कोई होगा, अभी दीपशिखा दुर्गा पाल थी वहाँ पे, हो सकता वापस आ गई हो, तो 3 साल के लिए जाते हैं। और कई पहले BBC में जाते थे, वॉइस ऑफ डिजिटल में जाते थे, वॉइस ऑफ अमेरिका में जाते थे, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से सेलेक्टेड लोग जाते आते रहते थे। ये उनको उनकी एक अनुभव पे, एक्सलेंसी पे उनको भेजा जाता था, वो वहाँ का भी अनुभव लेके और वहाँ भी अपनी एक्सलेंसी बिखेरते रहे। तो आज आपको एक ऐसी पर्सनालिटी का साक्षात्कार आपसे हो रहा है। आप सिर्फ न्यूज़ ही नहीं पढ़ती हैं, आप न्यूज़ एडिट भी वहाँ करेंगे और आप नेशनल इंटरेस्ट की जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन पे डिबेट आयोजित करती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ हो, चाहे किसी मिनिस्टर के साथ हो, चाहे किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ हो, वो भी आप अगर आप सुने, क्योंकि आप लोग ऑल इंडिया रेडियो कभी सुनते नहीं, जबकि मैं हर समय आपको बोलता हूँ ऑल इंडिया रेडियो आज आपके फ़ोन पर अवेलेबल है। आप एक न्यूज़ बुलेटिन तो कम से कम सुनिए ऑल इंडिया रेडियो का, एक हिंदी का, एक अंग्रेजी का, वैसे ही आप किसी चैनल का सुनिए। मैं तो आपको रिकमेंड दूरदर्शन करता हूँ, इसलिए कि दूरदर्शन इज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज ऑल इंडिया रेडियो। और चैनल में आपको मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, डीप फेक की खबरें आप सुन सकते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनमें इस तरह की कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास एक वास्तविक कैरेक्टर यहाँ पे उपस्थित है, जो कि आपको गेट आउट आपको वास्तविक नॉलेज देने के लिए यहाँ पे जो आएंगे और जो आई हैं, अभी वो वर्किंग हैं, काम कर रही हैं, और किसी एक वर्किंग ऑफिसर को, वर्किंग एम्प्लॉय को टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है, वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन आप सब की तरफ से मैं मैडम को थैंक यू भी कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इसके सौभाग्यशाली, और आपको एक लीजेंड से मिलवाने का मकसद भी यही है कि आप ऐसी चीज़ों, कम से कम आज से तो जाने कि न्यूज़ रीडर क्या होता है, न्यूज़ प्रेजेंटर क्या होता। आसान नहीं होता न्यूज़ रीडर बनना। न्यूज़ रीडर बनने के लिए प्रेजेंटेशन आप बोलेंगे आप न्यूज़ ही तो पढ़ना है, लेकिन आपको गुड सेंस में, गुड एक्सेंट में एक प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा। तो ये ट्रेड्स मैडम से आप हालांकि एक दिन में नहीं सीख सकते हैं आप, लेकिन अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित एक दिन आप सब लोग बहुत अच्छे एक प्रेजेंटर बन जाएंगे। प्रेजेंटर एक दिन में नहीं बनता कोई, जैसे गायक एक दिन में नहीं बनता कोई। गायक के लिए, गायकी के लिए बहुत बड़ा रियाज करना पड़ता है। ये हमारे यहाँ पे वो हैं, क्या बोलते हैं, आरजे हैं, रेडियो जॉकी हैं, इनसे सीखिए आप, इनसे भी सीख सकते हैं।
तो आप लोगों में ललक पैदा करने के लिए, भूख पैदा करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे की गई है। तो मैं सोचता हूँ कि रेडियो प्रेजेंटेशन एंड वॉइस, व्हाट इज़ वॉइस कल्चर, कैसे कर सकते हैं आप, मैडम बेहतर बताएंगे आपको। और उसके बाद मैडम स्टूडियो में जाके भी आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगी, आप लोगों से भी पढ़वाएंगी। ये लगेगा कि भाई हाँ किसका अच्छा है, आपको क्या करना है। तो ये आपको एक वो भी मिलेगा, एक प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, मैं ऑलवेज आप सबको बोलता हूँ कि आप बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, यू हैव टू लर्न जो भी आपके इससे रिलेटेड जो सेगमेंट्स है, जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी वो है मीडिया है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, उनके प्रेजेंटेशन के बारे में जानना। आप भले ही हो ना हो, लेकिन आपने बनाया हुआ नहीं मुझे तो वीडियो एडिटर बनना है, मैं बोलता हूँ वीडियो एडिटर बनने के लिए और इसके बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं बीजीएमसी करने की, कैमरामैन बनने के लिए। आपको हम एक ऐसा सीजन मास कम्युनिकेटर बनाना चाहते हैं जिसकी पूरे मीडिया की स्टडी अपने जेब में हो, मीडिया में कैसे क्या होता है, मीडिया का रिसर्च आपके जेब में हो। तो इस तरह का आपका एक व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं। आप ग्रेजुएट होंगे, स्नातक होंगे, तो आपको ये आपके पास होना चाहिए नॉलेज। और नॉलेज अगर आपके पास है तो आप सब कुछ है। मैं आपको कितनी बार बोलता हूँ, अगर मैं नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में ना जानना होता तो मैं 21 साल जैसे ही पास करे थे, मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू था, पहला मैं फेस कर रहा था, और मुझे उसी में सुभाष चंद्र बोस पे नॉलेज होने के कारण मुझे जो है नौकरी मिल गई। मीन्स कि जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो मुझे, मेरा नाम सुभाष होते हुए मुझे सुभाष चंद्र बोस पे पूछा गया, और मुझे सुभाष चंद्र बोस के बारे में अच्छी मास्टरी थी। क्यों थी मास्टरी? क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में, मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र को, जो विवेकानंद जी को, ऐसे लीजेंडरी उनकी जयंती, उनके आदर्शों पे हमेशा चर्चा करता रहता था। तो मुझे बाय हार्ट याद थे, मैंने खट से बता दिया। आपको भी इतनी एक्टिविटी करते हैं हम, अपनी एक एक एक्टिविटी भी आप ध्यान में रखें, उनको अपने उसमें रखें, तो आप कहीं पे वो नहीं हो सकते हैं। और कम से कम मास कम्युनिकेशन के जो भी डेज हैं, जो भी हम बोलेंगे कि अब अगर मैं बोलूँ हिंदी पत्रकारिता दिवस कब है, विश्व रेडियो दिवस कब है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब है, तो जब भी आप ऐसे फेस करेंगे तो आपसे ये अपेक्षा की जाएगी, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। कल मैंने एक किसी क्लास में मैंने मेलविल डी मेलो की बात करी थी। बताइए, एक फौज का लेफ्टिनेंट किस तरह से एक पैशन के कारण, वो फौज के लेफ्टिनेंट फर्स्ट बैच के थे आईएमए के, जब इंडिया आज़ाद हुआ उसमें, और उनका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन था कि उनको उस घटना के लिए चुना गया जो कि जब महात्मा गांधी की मौत हुई, हत्या हुई, उसके बाद जो उनका प्रोसेसन चला, तो 7 घंटे तक 2 लोग बोलते रहे और उसी कार्नेज में साथ बैठ के। और डिमेलो इतना जो है फेमस हो गए पूरे उसमें कि उन्होंने फिर 1950 में अपनी फौज की नौकरी छोड़ के ही ज्वाइंड एज न्यूज कास्टर इन ऑल इंडिया रेडियो। और वो व्यक्ति उसके बाद पद्मश्री और पद्म भूषण उनको मिला। इतने भारत के जो सिविलियन अवार्ड हैं उनका डेडिकेशन था। आप जो जनपद से जो भी 26 जनवरी या 15 अगस्त के जो भी कमेंट्री सुनते थे वो इंग्लिश में डिमेलो जी ही यार ये जसदेव सिंह ही हिंदी में वो करते थे। तो ऐसे ऐसे लीजेंडरी मैडम भी कमेंट्री करती हैं जो 15 अगस्त 26 जनवरी की जो जनपद से जो राजपथ से जो आती हैं, कर्तव्य पथ हो गया उसका नाम, तो ये आती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज हमने आपके बीच एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो स्वयं में बहुत कुछ है, जो स्वयं में एक मीडिया को होल्ड करती है, मीडिया की बारीकियाँ जानती है और मीडिया की प्रेजेंटर है। वो व्यक्ति अधूरा है जो प्रेजेंट करना नहीं जानता है, तो मीडिया मैन कैसे हो? तो आप हर चीज़ में प्रवीण हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यहीं पे वो करता हूँ कि आप अच्छे मनोयोग से मैडम से की बात सुनिए, एक बात। दूसरी बात, अपनी जिज्ञासा को जरूर शांत कीजिए। आपकी जितनी जिज्ञासा होगी उतना आपको ज्ञान मिलेगा। आप लोग जो भी एक्सपर्ट आते हैं उनसे खुलते नहीं हैं, आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नॉलेज, हम जानते हैं कि अभी आप एक लर्नर लेवल पे हैं, सीखने वाली स्टेज पे हैं। हम नहीं बोलते आपको सब कुछ आता है,
ठीक है कुछ होगा, लेकिन कुछ आपको सीखना है, तो वो आप अपनी आदत हमेशा बनाएं। अब मैं मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं, और उससे पहले हमारी दूसरी मैडम पलक टंडन, उनको मैं कहता हूं कि आप यहाँ पे आए, आगे का कार्यक्रम संचालित करें। थैंक यू। Thank you so much, sir. With that, we have a video here of ma'am. I would like to play that video first. ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मतदान का समय अलग अलग है। दोपहर बाद 3 बजे तक लगभग 51% मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल और असम में 63% से अधिक, गोवा में 61% से अधिक, छत्तीसगढ़ में 58 से अधिक, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 54% से अधिक, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव में 52 से अधिक, गुजरात में 47% से अधिक, उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 47 और महाराष्ट्र में लगभग 43% मतदान की खबर है। 3 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक गुजरात की 5 सीटों पर 46% से अधिक, कर्नाटक की 1 सीट पर करीब 54% और पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर लगभग 61% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इस बीच शेष 4 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन के सदस्य अपनी विरासत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की एक चीज़ तो सीखी सबसे पहले सभी थलेडी जी को प्रणाम और बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और सभी मेरे जितने आदरणीय हैं यहाँ बैठे हुए उनको भी प्रणाम करती हूँ, और सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बहुत प्रेम और बहुत सारा आशीर्वाद। यहाँ आने से 2 लाभ मुझे मिले कि एक तो नई पीढ़ी जो आप बच्चे हो उससे मिलना हमेशा अच्छा लगता है। बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपको उस समय का भी एहसास कराते हैं जब हम आपके जैसे एज में थे। दूसरी चीज़ जिसे डाउन मेमोरी लेन कहते हैं कि पीछे की कुछ स्मृतियाँ ताज़ी हो गई। थलेडी जी ने बहुत कुछ बातें ऐसी बताई जिससे कि वापस उन दिनों तक पहुँच पाई मैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि ये फ़ोटो कहाँ से ले ली, ये मतलब ये फ़ोटो मेरी बड़ी पसंद की फ़ोटो है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं उनके साथ बजट के बाद करीब 10 घंटे परिचर्चा की थी, और रात 11 बजे 11:30 बजे की ये फ़ोटो है। तो तमिल में जो वित्त मंत्री ने जो बजट भाषण में जो तमिल में जो पंक्तियाँ कही थी वो मैंने जब सुब्रमण्यम जी को बोल के बताई तो कहने लगे नहीं आप तमिलियन तो नहीं लगती। मैंने कहा नहीं, मैं हूँ नहीं, पर मैं सुबह से 12 घंटे से ये कार्यक्रम कर रही हूँ तो मुझे याद हो गई है तमिल की पंक्तियाँ। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन उनके साथ रहा, और सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक का ये प्रोग्राम था, और ये करीब 11:30 बजे रात की फ़ोटो, और मुझे बहुत पसंद है ये फ़ोटो। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मतलब आते ही मुझे कई चीज़ें अच्छी लगी, और एक चीज़ थोड़ी सी ख़राब लगी कि जसपाल राणा कौन है ये आपको पता होना चाहिए।
जो देश का गर्व हो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। आप लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और अभी बहुत बच्चे हैं, लेकिन इतने भी बच्चे नहीं हैं कि आप अपने आप को माफ़ कर दें। अब आप उस उम्र में आ चुके हैं जहाँ पर हम भी बहुत जागरूक थे और आपको भी उतना ही जागरूक और गंभीर होना पड़ेगा अगर आप पत्रकारिता में आते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ आप हंसी ठट्ठा करके काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इस जगह पर नहीं। पत्रकारिता ऐसी जिम्मेदारी भरा काम है जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप सोचिए, आप कहाँ खड़े हैं? आप न्यायपालिका के साथ खड़े हैं, वहाँ पर आपकी बराबरी हो रही है, तो मजाक तो होनी ही नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे बिना मजाक के ज़िंदगी कैसी, लेकिन इसमें मज़ा है, इसमें मजाक नहीं है, क्योंकि आपका एक छोटा सा मजाक अगर आप पत्रकार बन जाते हैं बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए आप इसका आनंद लेंगे। ये गूंगे के गुड़ की तरह का आनंद है जो आपको मन ही मन मगन करता रहेगा, मुग्ध करता रहेगा, और आपकी हर जो एक आप हासिल करते हैं जो स्थान, उस पर खुशी देता रहेगा। जैसे ये फ़ोटो आज मैंने इतने बरसों बाद देखी तो मुझे लगा कि अरे ये फिर वो पुराना सारा कुछ याद आ गया। तो ये तो एक एक्सपीरियंस की बातें थी जो मैंने आपको बताई, और अब कुछ प्रैक्टिकल की बातें भी करेंगे, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको मौका दूंगी 5 मिनट, आप कोई सवाल आपका हो वो मैं उस सवाल का जवाब दूंगी आपको। वॉइस कल्चर की जैसे बात आती है, इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो न्यूज़ एंड वॉइस कल्चर, ये अहम जिम्मेदारी वाला काम है। एक संपादक का काम होता है कि वो आपको समाचार बना के देता है, ठीक है। अब उसमें संपादक से पहले इसमें कितने लोग जुड़े हैं? इसमें हमारा संवाददाता, रिपोर्टर, हमारी रिपोर्टिंग यूनिट पूरी जुड़ी होती है, और उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद जो स्टेनो है वो उसको टाइप करते हैं, संपादक होता है उसको राइट करता है, रीराइट करता है, फिर वो न्यूज़ रीडर के पास आता है, न्यूज़ रीडर फिर उसको रीराइट करता है, और उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। आप सोचिए कितने लोगों की मेहनत जुड़ी है। अगर मैं सुबह 6 बजे का बुलेटिन पढ़ रही हूँ या 8 बजे का बुलेटिन पढ़ रही हूँ तो लगभग उसके पीछे लगा लीजिए 20 या 30 लोग तो लगे हैं जो रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रेजेंट मैं कर रही हूँ। अब आप ये सोचिए कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं उसको उसी तरह से संप्रेषित कर सकूं। वो पढ़ना नहीं है, कम्युनिकेट करना है ना। तो वो मैं उसको किस तरह से कम्युनिकेट करूं कि जो मेरे पीछे जितने लोगों की मेहनत है वो सब लोगों की मेहनत उसमें उनको तसल्ली हो सके कि हाँ, मैंने जिस भावना से समाचार जिस तरह से बनाया था वो संप्रेषित हो गया है, कम्युनिकेट किया गया है। दैट इज़ नॉट रीडिंग ओनली, है ना। रीडिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ कम्युनिकेट करना है। तो अब सबसे पहले समाचार के बारे में हम प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो न्यूज़। तो रेडियो न्यूज़ क्या है? सबसे पहले तो ये रेडियो न्यूज़ एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, और रेडियो की पत्रकारिता में कहीं भी जाते होंगे, लेकिन रेडियो की पत्रकारिता में बहुत मेहनत के बाद ही आपको प्रवेश मिलता है। आप जैसे कहते हैं ना कि हर क्षेत्र की जानकारी आपको होनी चाहिए। शिक्षा, देश की विभूतियों के बारे में, देश के बारे में तो खैर अगर आपको नहीं मालूम तो फिर मैं तो आपको जिम्मेदार नागरिक भी नहीं कह सकती। आपको इतना पढ़ना है इस क्षेत्र में आने के लिए। आप सोच लीजिए एक वकील, एक डॉक्टर जितना पढ़ता है उतना ही आपको पढ़ना होता है। और बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये कहा जाता है कि एक माइक पर प्रेजेंट जो कर रहा होता है रेडियो के अंदर स्टूडियो में, उसके पास किसी भी चीज़ के बोलने के लिए, उसको एक शब्द बोलने के लिए उसको सिर्फ 3 सेकंड का समय मिलता है, और इतना ही समय एक पायलट को सोच के उड़ाने के लिए वक्त मिलता है कि इसको वो कौन से डायरेक्शन में ले जाइए। तो आप सोचिए कि क्या मेंटल लेवल होना चाहिए, मानसिक स्तर उसका कितना शार्प होना चाहिए। एक पायलट का और एक ब्रॉडकास्टर जो बैठा हुआ एक प्रोग्राम कर रहा है, उसको सिर्फ 3 सेकंड का समय मिलता है कि वो अपने सेंटेंस को कहाँ से ले जाके कहाँ ले जाए।
तो अब आप ये बताइए कि अगर आपके पास भाषा नहीं होगी, आपके पास शब्दों का भंडार नहीं होगा, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तो क्या आप 3 सेकंड में सोच सकते हैं कि अगर मैं किसी फाइनेंशियल टॉपिक पर चर्चा कर रही हूँ तो मैं उसको कर सकती हूँ? आप ये देखिए कि ये कितना जिम्मेदारी भरा काम है। अगर कोई ऐसे ही सोच के यहाँ आया है, अभी आपका फर्स्ट ईयर है इसलिए कह रही हूँ, अगर कोई ऐसे ही सोच के आया कि अरे ये तो चलते चलते हो जाएगा, तो फिर उसमें नौकरी की संभावना न के बराबर है। आजकल एक बड़ा, मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए इस मंच से, लेकिन मैं कह देती हूँ, आजकल एक बड़ा किसी भी चैनल में देखो कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। किस बात की बेरोजगारी है? जो जिसको रोजगार मिल रहा है, क्या वो कैलिबर है उसमें उतना? क्या वो जस्टिफाई करता है उसको? तो आप ये देखिए कि रोजगार तो आपके पास खुद चल के आएगा, आप कैलिबर तो रखिए अपना, खुद चल के आएगा। तो ये जो एक जैसे कहते हैं ना कि रास्ता मत निकालिए कि हमें नौकरी नहीं मिली है। अगर आपने बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई की है, अगर आपके अंदर पूरा टैलेंट है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको नौकरी ना मिले, कोई कारण नहीं है। मैं चैलेंज करके कह सकती हूँ, अपने टैलेंट को, अपना हुनर को ऐसा बनाइए। आपसे इंटरव्यूअर पूछे किस सवाल, जब मैं अपना एक व्यक्तिगत उदाहरण देती हूँ, जब मेरा न्यूज़ रीडिंग का इंटरव्यू चल रहा था तो 55 सेकेंड इंटरव्यू हुआ, तो बाहर सारे लोग बड़े परेशान कि क्यों, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने जब मुझसे सब पूछा, उन दिनों रशिया की फौजों ने अफगानिस्तान में आक्रमण किया था और मैं उसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गई थी, क्योंकि हम लोग पढ़ते बहुत थे। हमारी सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि हम लोग पढ़ते बहुत थे। हर देश की राजधानी, हर देश की मुद्रा, हर देश का हमारे साथ कितना व्यापार है, ये सब फिंगर टिप्स में था। हमारे पड़ोसी देशों में से कौन देश कब बना, किसका नाम चेंज हुआ, किसका एग्जिस्टेंस कब था, कब नहीं था, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आप लोग ये सब पढ़िए। आप लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। आज से 30 साल पहले हम लोग 8-8 घंटे लाइब्रेरी में जाके पढ़ा करते थे, नोट्स बनाते थे और फिर उसका ट्रांसलेशन करते थे, क्योंकि न्यूज़ रीडर बनने के लिए आपका इक्वल अधिकार दोनों भाषाओं में ज़रूरी है। तो इसलिए अब लाइब्रेरी मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई ज़्यादा लाइब्रेरी जाता होगा। जाते हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है। आप वक्त की दौड़ में सबसे आगे निकलेंगे जो लाइब्रेरी जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, और वो पीछे रह जाएंगे जो इस वक्त को गंवा देंगे। ये याद रख लीजिएगा, वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो वक्त पर वक्त की कद्र करता है ना? तो इसलिए जर्नलिज्म एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। अगर आप पत्रकारिता को अपना आगे इसमें अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, अपने नाम की इज्जत चाहते हैं, तो आपको पत्रकारिता आपके लिए ठीक है। अगर आप अपने नाम की कद्र नहीं करवाना चाहते, आपको अपने नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका नाम कोई ले या ना ले, भाई ऐसे ही ज़िंदगी चल जाएगी, तो ठीक है, फिर तो आप कहीं भी जाके कुछ भी कर लीजिए, पत्रकारिता में मत आइए। पत्रकारिता में आए हैं तो अपने नाम को स्टैब्लिश कीजिए, ताकि लोग आपका नाम सुन के पहचान पाए कि अरे वो अच्छा है, उसने ये चीज़ होनी चाहिए। हमें आज खुशी होती है इस चीज़ पर कि जब किसी कैबिनेट मंत्री के यहाँ से फ़ोन आता है कि नहीं, मेरे को इंटरव्यू करने के लिए उसी को भेजो। वो वक्त आपके लिए बहुत गर्व भरा होता है, लेकिन वो बहुत क्षणिक होना चाहिए। गर्व इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि फूल के कुप्पा हो जाओ। गर्व बहुत क्षणिक होना चाहिए कि अरे मेरा नाम दोबारा से आया, ठीक है चलो, और इस बार मैं और अच्छा कर लूँ। पत्रकार की भूख हमेशा रहनी चाहिए, उसको कभी संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। हम लोग जब रात को, अभी तो हम सुविधाएं इतनी है, लेकिन हमारे ज़माने में सिर्फ केबल टीवी हुआ करता था। हम लोग जब रात को नींद लेते थे 6 घंटे 7 घंटे की, जब उठते थे तो ऐसा लगता था अरे मैं तो सोती रह गई, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सिर्फ उस 6 घंटे की नींद में उठने के बाद ये लगता था कि मैं सोई क्यों, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर पुराना 12 घंटे पीछे का वो
टीवी लगाओ, बीबीसी लगाओ, क्योंकि यहाँ से वहाँ ईस्ट से वेस्ट तक का पूरी जानकारी लेनी होती थी। तो NHK शुरू करो, उसके बाद रेडियो चाइना, उसके बाद अपना, उसके बाद BBC, उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, ताकि इस 24 घंटे में दुनिया जितनी घूमी, आप देख रहे हैं पागलपन की हद। ये पागलपन अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। ये पागलपन अगर नहीं हुआ तो आप कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। लिख के रख लीजिए, चाहे आपके पीछे कितनी ताकत हो, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते आप। ये वक्त हंसने, गाने, खेलने का नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है ये वक्त ऐसा है तो वो आपको गुमराह कर रहा है। इस वक्त की कद्र नहीं करी तो ये वक्त आपको बता देगा कि आपने मेरे साथ क्या किया, अब आपके साथ है। इसलिए पत्रकारिता में अगर आए हैं तो पत्रकारिता में आज से ही आंख खोल लीजिए। हर समाचार को ध्यान से, पहले तो अपने देश के बारे में जानिए, संविधान के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। संविधान की पहली पंक्ति क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यस, ये बाहर नहीं लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है। तो संविधान में हर जगह लगा हुआ है। आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा, संविधान को जानिए, राजनीति को जानिए। हाँ, पत्रकारिता में आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं। जैसे मैं इंटरनेशनल पत्रकारिता को बहुत पसंद करती हूँ। आप दुनिया भर के बारे में कहीं से कुछ पूछ लीजिए। मैं राजनीतिक पत्रकारिता को, अपनी पॉलिटिकल को बहुत पीछे रखती थी, पर मेरे को अब वो मेरी पहली पसंद है। लेकिन न्यूज़ रीडर बनने से पहले मैं इंटरनेशनल टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानती थी। उसके बाद खेल पत्रकारिता है, आर्थिक पत्रकारिता है ना, जिसका इकोनॉमिक्स अच्छा है, जिसको फाइनेंशियल मैटर्स पे बहुत ज़्यादा रुचि है, वो फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं। आर्थिक पत्रकारिता का बहुत आजकल बहुत ही उत्साहपूर्वक स्वागत किया जाता है, लेकिन सिर्फ उसका जिसमें ज्ञान हो। जिसमें ज्ञान नहीं होगा उसके लिए ये दुनिया नहीं है। और अपने ज्ञान को बढ़ाना आपके अपने हाथ में है। ठीक है, तो इकोनॉमिक है, स्पोर्ट्स में पत्रकारिता में आजकल बहुत चांसेस हैं। अगर स्पोर्ट्स की आपको नॉलेज है, आप स्पोर्ट्स में, लेकिन ऐसा नहीं कि जसपाल राणा ना जानते हो कि वो कौन है। तो ये मुझे बड़ा बहुत ही एक अजीब बात लगी है, पर कोई बात नहीं, बच्चे हो अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये चलता। लेकिन हर चीज़ की गहरी नॉलेज है, उथली नॉलेज ना रखें, गहरी नॉलेज रखें, है ना। एक एक टॉपिक को भी अगर कवर करेंगे तो लगभग 1 साल में आपको पता लग जाएगा कि आपकी रुचि किस तरफ है ना। तो ये तो आपके लिए हुआ पत्रकारिता में। अब जो वॉइस कल्चर की बात आ रही थी ना, हम अपनी वॉइस को दुरुस्त ऐसे रखते हैं कि जब आपका गला गर्म हो, जैसे अभी, तो आप जनरली पानी उठा के पी लेते हैं। हम लोग कभी नहीं पीते, क्योंकि इस वक्त आपके वोकल कॉर्ड्स पूरे उस पे होते हैं, जोर पे होते हैं। तो अगर ये पानी में पीऊँगी तो उसका ख़राब असर होगा। तो ये तो जो बाकी टेक्निक्स हैं वो है। तो हम संपादक की बात कर रहे थे कि संपादक आजकल जो न्यूज़ रीडर होता है वो संपादक का काम भी करता है, सेम टाइम नहीं करता है, लेकिन जिसको पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके अलावा वो संपादन का काम भी करता है। सबसे बढ़िया संपादक वो है जो कंजूस हो। किस चीज़ का कंजूस? शब्दों का कंजूस। क्योंकि रेडियो की सबसे बड़ी खासियत जो है वो है समय मूलक, समय पर। अगर 8 बजे का समाचार है वो तो .8 पर वो शुरू हो जाएगा। एक बार मैं एयरफोर्स के ऑफिसर्स के साथ एक वर्कशॉप थी, तो सब विंग कमांडर और सारी बड़ी उसके लोग थे। ऐसे होते रहते हैं, एयर होस्टेसेस के साथ होती है, कभी इन लोगों के साथ होती है। तो उनके साथ जब बात हो रही थी तो सारी वर्कशॉप होने के बाद एक विंग कमांडर थे, वो उठे और मुझसे कहने लगे कि आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, अब मैं भी आपको एक जानकारी दे दूं। मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये जो 8 बजे का बुलेटिन है, हम जब फ्लाई करते हैं या कहीं अटैक करते हैं तो हम सिर्फ रेडियो के बुलेटिन को से समय मिलाते हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हम इतने टाइम से चलते हैं। तो मुझे भी उस दिन मतलब इतना अजीब लगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। जब हमें राजपथ पर सैल्यूटिंग बेस के लिए जाना होता है
तो हम आपस में मैसेज देते हैं कि इतने बजे का आकाशवाणी का बुलेटिन जो है जैसे ही शुरू होगा हम फ्लाई करेंगे, या कहीं अटैक करने की स्थिति होती है तो भी हम आप ही का बुलेटिन सुनते हैं। ये आकाशवाणी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इतने समय से चलते हैं, और ये समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय की पर चलना सबसे बड़ा अनुशासन है। समय हर जगह, आपकी ज़िंदगी में भी है, आपके कर्म क्षेत्र में भी है, आपके व्यक्तिगत आपका जो व्यक्तित्व है ना उसको भी समय बहुत सुधारता है। तो संपादक की जहाँ पर बात आती है, संपादक कंजूस होना चाहिए शब्दों का। पत्रकार की एक बहुत बड़ी खासियत ये कही जाती है कि वो 6 लाइन को 16 लाइन की बना दे और 16 लाइन की न्यूज़ को काट के 6 लाइन की कर दे। ये प्रैक्टिकल आप खुद करके देख सकते हैं। एक समाचार लीजिए, उसको काट के कितना छोटा कर सकते हैं, कहाँ पर शब्दों की ज़रूरत नहीं है और कहाँ समय के हिसाब से उसी स्टोरी को आप बड़ा खींच सकते हैं। चैनल्स में, प्राइवेट चैनल्स में हमारे सिखाए हुए लोग बहुत सारे चैनल्स में हैं, तो वो हमें बताते हैं। ये आज तक में सईद अंसारी हैं, ये उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि मैडम जब हमने आपसे सीखा था तो आपने हमें छोटा करना बताया था कि एक न्यूज़ को छोटा कैसे करते हैं। अब हम काट छाट के छोटा तो कर देते हैं, पर यहाँ हमारा संपादक प्रोड्यूसर हमसे कहता है कि अरे इसमें बाइट आ गया है, इसमें साउंड आ गया, इसको थोड़ा और बढ़ाओ, तो हम वो चबाते रहते हैं फिर उसी को। तो वहाँ से मुझे ये एक एक्सपीरियंस मिला कि छोटा करना ही नहीं, उसको अब जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ मैं उनको बोल देती हूँ कि भैया इसको 6 का 16 भी करना सीखो। कैसे करोगे? तो ये संपादक का सबसे पहला गुण है। दूसरा है भाषा। भाषा आपकी बहुत, भाषा का शब्द भंडार आपका बहुत होना चाहिए, क्योंकि किस तरह से आप किस बात को कहें, कहाँ से शुरू करें और उसको अंत करें, इसके लिए आपका शब्दों का भंडार होना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब आपकी भाषा पर पकड़ होगी, क्योंकि रेडियो पत्रकारिता में इंग्लिश जैसा कोई शब्द नहीं है। हम या तो हिंदी में ही बोलेंगे या तो इंग्लिश में ही बोलेंगे। हमारे पास दोनों को मिला जुला के कोई तीसरी भाषा का विकल्प नहीं है, और वो आपके पास भी होना चाहिए। अगर आप अपनी मातृभाषा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं या असाइनमेंट कोई आपको मिला है तो आप उसको कीजिए, और भाषा शब्दों रेपिटिशन मत कीजिए, उसको बार बार उस शब्द को मत लेके आइए, उसकी जगह नया शब्द। हमारे पास बहुत शब्द है, पर्यायवाची आप देखेंगे एक से एक खूबसूरत शब्द है, तो उन शब्दों को प्रयोग करें। आमतौर पर मैं नई जनरेशन में ये देख रही हूँ कि उसी शब्द को उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा, अरे किसने कहा भाई? एक बार लगाइए प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, दूसरी बार कहिए श्री मोदी ने ऐसा कहा, तीसरी बार भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने ये कहा। थोड़ा सा उसको, ताकि सुनने वाला या देखने वाला जो भी है वो ये समझ सके कि थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है, क्योंकि बोल तो एक व्यक्ति रहा है, तो हमें उसमें वेरिएशन लाने के लिए, थोड़ा सा उसको आकर्षित करने के लिए, आकर्षक रूप देने के लिए ये करना ज़रूरी है। शब्दों का अपार भंडार है हमारे पास। तीसरी, भाषा जो है वो गरिमापूर्ण होनी चाहिए। हमारे रेडियो में इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि भाषा में गरिमा और शिष्टाचार हो। ख़ास तौर पे जब अपने जो देश के महामहिम हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं या संवैधानिक संस्थाओं के सर्वोच्च पद पर जो हैं, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, या जो अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, इनके आगे हम बहुत ही सम्मान सूचक और आदरणीय तरीके से इनका हम समाचार देते, क्योंकि वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है। साथ में हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि जो मित्र राष्ट्र हैं हमारे, उनके साथ जब भी कोई समाचार हो तो उसको पुष्टि उसकी एक तो करें, और मित्र राष्ट्रों के साथ हमारा कोई लेन देन होता है, या जैसे अभी इसी न्यूज़ में था श्रीलंका के साथ हमारा ये, और युद्धपोत हमारे वहाँ सिंगापुर पहुँच गए हैं, तो जो भी मित्र देशों के साथ हमारा कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उस आइटम को हम अवश्य लें। इस चीज़ पे ध्यान रखता है। अगली चीज़, अगर हम संपादक के तौर पे देखें तो जब हम अनुवाद करते हैं, एक तो आपका अनुवाद पर बहुत जोर होना चाहिए। अनुवाद बहुत तेज़ी से हो और अनुवाद बहुत सही हो, एक्यूरेट जिसको कहते हैं, उस पर कोई पेन ना रख सके।
जो वाक्य हैं, वाक्य छोटे बनाने की आप कोशिश कीजिए कि वाक्य छोटे हों, क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है। इसमें अगर आप लंबे लंबे सेंटेंस बोलेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि केंद्र ने विधेयक के प्रारूप को, या सरकार ने एयर इंडिया के कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए कल नई दिल्ली में बैठक बुलाई है। थोड़ा लंबा सेंटेंस है। सरकार ने एयर इंडिया के कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने के लिए कल नई दिल्ली में, कुछ कुछ शब्द निकालते रहिए, या आदत रखिए कि कुछ कुछ शब्द निकलते रहे, उससे वो स्क्वीज छोटा हो जाएगा। और जितना वो, अगर एक आइटम में आप 2 सेंटेंस भी निकाल लेते हैं तो आपकी लास्ट तक आते आते 2 एक्स्ट्रा न्यूज़ उसमें एडजस्ट हो सकती है ना। तो ये कटिंग की आदत, एडिटिंग की आदत बहुत होनी चाहिए। अनुवाद करते समय पैसिव वॉइस वाला जो वाक्य है उसको वैसा ही अनुवाद ना करें, उसको डायरेक्ट स्पीच में अनुवाद करें, ठीक है। और जैसे कुछ इंग्लिश के शब्द हैं जिनको हमने मौलिक रूप से अपना लिया है हिंदी में, उनको वैसे ही रहने दें। जैसे आजकल इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनका अनुवाद ना ही करें तो अच्छा है। वैसे तो आजकल कंसोर्टियम वगैरह ये सब जो है इंग्लिश के शब्दों को ही हमने अपना लिया है। तो भाषा को गरिमापूर्ण रखें। और ये सब संपादन के हैं गुण। इसमें ट्रांसलेशन की बात भी मैंने कर दी है। लेकिन इसके बाद आता है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन। वे ऑफ प्रेजेंटेशन में एक चीज़ है कि अगर आप समाचार सुनेंगे तो कोई ऐसा आपका पसंदीदा समाचार वाचक होगा जिसकी शैली आपको अच्छी लगती है। उसे कभी कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से लोग होते हैं कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए समाचार वाचक की अपनी ही शैली ऐसी इस्टेब्लिश करें, और वो 2 दिन में नहीं होती है। हमारे यहाँ जो नए बच्चे ज्वाइन किए होते हैं वो बड़े उसमें होते हैं कि हम अगले दिन से ही इस्टेब्लिश हो, नहीं, मिनिमम 10 साल लगते हैं आपकी वॉइस को एक जगह पे आने के लिए। ठहराव और वो सारी बातें 10 साल तो कम से कम मान के चलिए कि आपको 10 साल जूझना है, उसके बाद आप कहीं इस्टेब्लिश होते। तो ये मत ख्वाब पालिए कि आप कल कहीं आए और उसके बाद आप एकदम से ही ख्याति मिल गई आपको, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में पहचान बनाने में टाइम लगता है। आजकल की जनरेशन को बहुत जल्दी रहती है, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि इतना टाइम लगता है, नॉर्मली इतना लगता है। क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे हम लोगों ने ज्वाइन किया 24 साल की उम्र में किया, तो उस वक्त वोकल कॉर्ड्स हमारे ना बिल्कुल एकदम फाइनल, उस पर नहीं, टच नहीं होता है उस पर। जब आप बोलते रहते हैं तो उसके बाद उसमें एक मतलब वोकल कॉर्ड्स को भी आदत पड़ जाती है ना उस जगह पे। तो उसके बाद फिर वो मतलब तब तो लगता था कि पता नहीं कैसे बोलेंगे करके। थलेडी जी, मैं ना देवकीनंदन पांडे का सिलेक्शन हूँ, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। इसका भी मुझे खुद को ही गर्व है, आत्ममुग्धता है इस पर। तो कहा ये ना एक सुर साधना की तरह है। रीडिंग जो है वो सुर साधना की तरह है। कैसे? देखिए, जो आप बोलते हैं उसमें सुरों का उतार, उसमें सुरों का चढ़ाव, उसमें ठहराव, ये सब जैसे संगीत में होता है। जैसे संगीत में रियाज है ना, कोई है यहाँ पे संगीत सीख रहा है? अरे भाई संगीत सीखो। कोई नहीं सीख रहा संगीत। संगीत सीखना चाहिए। संगीत हर किसी को सीखना चाहिए, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे वो वोकल हो, चाहे कुछ, किसी ना किसी रूप में संगीत आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, नहीं तो जीवन बहुत नीरस हो जाता है। संगीत के लिए वक्त निकालिए। तो जैसे संगीत में होता है ना कि आप पहले एक सुर लगाते हैं। बहुत बढ़िया, किसने बोला? वाह, इतना तो पता है कम से कम, गुड। तो है अच्छा, आपने सीखा है? हाँ हाँ हाँ, तो मुझे वो जो 7 ऑक्टेव्स होते हैं ना, वो मुझे याद है। सारे गा मा पा धा नी सा, सारे धा पा मा गा रे सा, सा रे रे गा। हाँ वो तो ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। हाँ, उसको आरोह कहते हैं। धीरे धीरे डाउन नहीं होता, वो अवरोह होता है। जिस भी भाषा में बोले परफेक्ट होके एक ही भाषा में बोले, इसकी भी आदत डाल लें, है ना। उसमें यानी ये सब नहीं करना पड़ता है ना।
इसको आरोह और अवरोह कहते हैं। मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोगों को जानकारी है, बाकी लोग भी संगीत से जुड़ने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे उसमें हम जब सुर लगाते हैं तो वो सुर गले से नहीं, वो पेट से लगते हैं। आप अगर एक रीडिंग करें और उसमें पेट को दबा के आगे झुक के अगर आप रीडिंग करेंगे और एक बिल्कुल सीधा आपका बॉडी पोस्चर है और आप यहाँ से नहीं पेट से पढ़ेंगे, पेट से यानी कि अंदर से आवाज़ आती है ना, तो वो वाली आवाज़ से ही आप पढ़ेंगे और वो आपकी नेचुरल वॉइस है जो कि कभी नहीं निकलती है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए। इसके लिए सुबह उठ के अगर आप ओम शब्द को आप ध्यान लगा के ओम शब्द सिर्फ 5 मिनट यहाँ पर उंगली रखिए और उसका अभ्यास कीजिए, रियाज कीजिए, तो आपको अपनी बेस वॉइस पता लग जाएगी कि आपकी बेस कहाँ पर बन रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं आजकल अपने जो हमारे नए बच्चे आए ना उनको रोज़ करवा रही हूँ। कह रहे हैं मैडम सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। मैंने कहा उठो, सुबह 4 बजे मैसेज कर देती हूँ, चलो करो रियाज करो तो थोड़े दिन में आपको बेस का पता लग जाएगा और फिर वो क्लियर होता रहेगा और फिर एक अच्छी आवाज़ निखर के एक सुंदर आवाज़ जो है वो सामने आएगी। क्योंकि न्यूज़ प्रेजेंटर की आवाज़ में कशिश होना बहुत ज़रूरी है, एक आकर्षण होना ज़रूरी है। रूखी आवाज़ को कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, है ना। आवाज़ का लावण्य होना चाहिए, आवाज़ की खूबसूरती उसी में है कि वो दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। तो अच्छा, एक और बात जो है कि न्यूज़ रीडिंग जो है वो सिर्फ रीडिंग नहीं है ना, उसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत हद तक करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके सामने कोई न्यूज़ आती है, अब इस वाले बुलेटिन में एस जयशंकर की जो न्यूज़ थी वो मुझे मालूम नहीं था, और जो सबसे पहले वाले जो आंकड़े थे क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन उसी वक्त बता रहा था तो वो ऑनलाइन हम लोग वोटर ऐप से देख के उसको अपडेट कर रहे थे। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको मालूम हो, है ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मालूम हो ये आपके हाथ में है, ये आपका होमवर्क। क्योंकि ये पत्रकार की जो ड्यूटी होती है ना, ये 24 घंटे की ड्यूटी है। पत्रकार का जो काम है वो ये नहीं कि अब मैंने सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस का काम कर लिया, ख़त्म। नहीं, आपको 24 घंटे की ड्यूटी। आप घर में आके भी न्यूज़ के टच में रहेंगे कि क्या है। तो अभी आप पत्रकारिता जो कर रहे हैं, आप अभी से इसकी आदत बना लें कि 24 घंटे आपको न्यूज़ चाहिए ही। न्यूज़ की एक भूख रखी है, लेकिन अब कौन सी न्यूज़? वो नहीं कि दुल्हन जेवर लेके भाग गई, वो वाली न्यूज़ नहीं। न्यूज़ में अपना एरिया देखिए कि आपको वही जो मैंने कहा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रुचि है, आपको नेशनल पॉलिटिक्स में रुचि है, आपको अर्थ जगत की, आपको खेल के जगत की कौन सी खबरें हैं। साफ सुथरी पत्रकारिता तभी होगी जब पत्रकार साफ सुथरे दिमाग के होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, रिपोर्टिंग जब हम करते हैं, रिपोर्टिंग असाइनमेंट जब जिसको भी मिलता है, हमने किसी चीज़ का हम आकाशवाणी के साथ ये है कि आकाशवाणी की खबरें एकदम सत्य होंगी और हमें कहीं बैकफुट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि माफ़ कीजिएगा हमने कल ये बताया था वो खबर गलत है। कभी आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। हमने जो कहा है वो पुष्ट करके, मतलब क्रेडिबिलिटी है और एक गरिमा है हमारे समाचारों। इसमें हम बहुत जिम्मेदारी है समाचार वाचक की और समाचार देने वालों की, और हर पत्रकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप जब भी रिपोर्टिंग करते हैं या जब भी समाचार लिख रहे हैं, आप ये कहेंगे कि मैंने तो सच देना है। सच दिखाने वाले या सच कहने वाले वो पत्रकार नहीं है। सच कहिए, लेकिन उतना ही सच कहिए। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली में आज से कुछ साल पहले एक जगह पर कोई दंगा भड़का, है ना, चैनलों में होड़ मच गई कि मैं पहले दिखाऊं, मैं पहले दिखाऊं। उस चक्कर में 4 जगह और दंगा हो गया।
तो आप पत्रकार होने से पहले इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। कभी भी आप किसी भी धर्म की बेइज्जती ना तो करेंगे, ना ही किसी व्यक्ति की करेंगे, ना ही किसी नस्ल की करेंगे। ये आपकी पहली शपथ है। आपके लिए हर धर्म, हर व्यक्ति, हर समाज बिल्कुल बराबर है। हम अगर ये खबर देते कि नवरात्रि देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है, तो वहाँ ईद की भी खबर देते हैं, बुद्ध पूर्णिमा की भी देते हैं, महावीर जयंती, क्योंकि ये देश सबका देश है। तो इसलिए आप किसी दंगे की अगर खबर देते हैं तो समुदाय बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस समुदाय और किसके बीच में दंगा हो गया। बहुत सारे चैनल बताते हैं, बड़े शान से बताते हैं। ये देश विरोधी आचरण मैं इसे मानती हूँ। आप कभी किसी समुदाय का जिक्र नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं कि दो गुटों में भी पत्थरबाजी से, दो गुटों में टकराव से, दो गुट है, उनके आपसी टकराव है, हो गए, पुलिस आएगी, ठीक करेगी। आपके ऊपर किसी व्यवस्था ने ये ठेका नहीं दिया है कि आप ये बताएं कि किसने और किसके बीच में हुआ और क्यों हो गया। तो ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग नए नए पत्रकार बनने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी ये एहसास होती है एक इस देश के जिम्मेदार नागरिक की तरह, कि इतना सच मत बोलिए कि उस सच के पीछे 4 जगह और खून खराबा हो जाए। उसको बचाइए, क्योंकि उसके लिए पुलिस है, उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। फिर आपको पुलिस से जो पुष्ट समाचार मिलता है, उस समाचार को लीजिए। आंखों देखी पे इतना मत जाइए कि आप सब कुछ बयान करके रखें और उसको और भड़का दें। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कहती है। आप पुलिस से संपर्क कीजिए, उससे जानिए क्या है, उसको लिखिए, उसको 4 बार लिखिए, क्योंकि ये समाचार बहुत नाजुक समाचार होते हैं। ये हमारे देश के नागरिकों से जुड़े हुए समाचार हैं, इसलिए बहुत नाजुक समाचार है, बेहद संवेदनशील है। इनको लिखते समय अपने नागरिक धर्म की याद रखनी चाहिए कि मेरा इस देश का नागरिक बनने का धर्म मुझे क्या कहता है ना। तो एक ये सबसे बड़ी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा वॉइस कल्चर में ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिनको हमें पॉज दे के पढ़ा जाता है, जिसको कहते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास में है। तो हम इन्वर्टेड कॉमास बोलते समय तो बोल नहीं सकते, लेकिन जैसे मान लीजिए मेरा पहला आइटम है कि गृह मंत्री ने कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक बुलाई है और कुछ ऐसा रहा, तो वो मेरी हेडलाइन बनेगी, तो लीड बनेगी, तो होम मिनिस्टर की है। सेकंड जो है उसमें मुझे ये कहना है कि राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार इक्विवेलेंट बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जब मैं पहली से जंप कर रही हूँ दूसरी न्यूज़ पे, तो वहाँ पर एक प्रॉपर पॉज होना चाहिए, क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार देने, मैंने आपने नहीं देने। गृह मंत्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कोई मीटिंग ले रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसके तुरंत बाद अगर राष्ट्रपति आ रहे हैं, वहाँ एक पॉज, हल्का सा पॉज देके और फिर उसको एक लेवल में पढ़ के, क्योंकि हम जब महामहिम की खबर दे रहे होते हैं तो भी हमें उसी सम्मान के साथ वो आपकी भाषा, आपके बोलने से झलकना चाहिए कि आप राष्ट्रपति का समाचार पढ़ रहे हैं। उसी तरह से प्रेसिडेंट के समाचार के बाद अगर कोई डिग्नेटरी, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या रशिया के राष्ट्रपति हैं, जो हमारे मित्र देशों में बड़े विकसित राष्ट्र हैं, उनके जब सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उन समाचारों में भी हमने उतनी ही सावधानी बरतनी है कि कोई भी शब्द या किसी भी शब्द का भाव ऐसा ना हो जो उस राष्ट्र के अगेंस्ट जाता हो, है ना, या उसको नीचा दिखाता हो। मेरी देशभक्ति इतनी जागृत ना हो जाए कि मैं दूसरे के डाउन कर दूँ, ठीक है। और एक और चीज़ है, इस बात का बेहद ख्याल रहे कि हमारे सेनाओं का जब भी हम समाचार दें तो उसको हल्के अंदाज में ना दें। हमारी सेना के जो भी लोग हैं वो इस देश के सबसे सम्मानित लोग हैं, क्योंकि वो इस देश की रक्षा कर रहे हैं।
तो जब भी हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो वो सिर्फ शहीद नहीं होता, वो बलिदान है। और हम कई बार रनिंग में ये बोल जाते हैं कि शहीद की विधवा को, है ना, इस शब्द से आकाशवाणी निहायत परहेज करता है, क्योंकि वो जो शहीद की पत्नी है वो वीर पत्नी है। तो इस शब्द से परहेज करें और उसको या तो शहीद सैनिक की पत्नी कह सकते हैं या उसको अभी हाल फिलहाल में जो हमने कहा है उसको हम वीर पत्नी कहते हैं, क्योंकि उसका पति इस राष्ट्र की मर्यादा के लिए शहीद हुआ, उसने अपने प्राणों की जो सर्वोच्च बलिदान है वो दिया है। तो हम हमेशा आदर भाव से करें और वो आदर भाव हमारी वाणी में, हमारे बोलने में झलकना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारी आकाशवाणी की ये मर्यादा रही है कि हम सैनिकों के लिए विशेष तौर पे और सेना से संबंधित कोई भी समाचार देने के लिए, आप जब बाहर निकलेंगे यहाँ से पढ़ के, तो सेना से संबंधित कोई भी समाचार देने के लिए बहुत जल्दबाजी न मचाएं। रक्षा मंत्रालय से जो प्रेस रिलीज़ आती हैं उन प्रेस रिलीज़ को पढ़ें। प्रेस रिलीज़ लंबी होती है तो उसमें से सिर्फ अपने महत्वपूर्ण अंश को अंडरलाइन करें कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें। और फिर क्योंकि हमेशा प्रेस रिलीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो अपने काम का, और अगर कोई हेडलाइन बन सकती है तो उसी को पढ़ के देखिए कि ये तो हेडलाइन मेरी बन गई, उसको अपने मार्क कर दीजिए और उसके बाद उसको जितना आपके बुलेटिन की लेंथ है उस बुलेटिन की लेंथ के हिसाब से आप उसको शामिल कीजिए। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने तो छू लिए, अगर कुछ भूल गई हो तो ध्यान नहीं। अगर कोई इतने के बाद कोई सवाल आपके मन में है तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के वैल्यूज हैं उनको आप पालन करें। अब आप प्रत्येक व्यक्ति मैडम से जरूर कुछ ना कुछ पूछे अपनी शंका का निवारण करने के लिए। मुझे मालूम है कि आप में से 1-2% ने ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज होता है वो सुना होगा। मुझे आई डोंट थिंक कि लोगों ने तो आकाशवाणी पूछे, आकाशवाणी भी नहीं जानते। तो ये बहुत हमारे लिए वो है, जबकि प्राइमरीली हमारे लिए एक वो है कि अगर हम जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में ऑलवेज होता है, एक अखबार रोज पढ़िए, एक न्यूज बुलेटिन रेडियो का रोज सुनिए, एक न्यूज बुलेटिन इंग्लिश का टेलीविजन का जरूर देखिए। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और इस समय हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने वॉइस कल्चर की इसलिए बात की थी, मैडम म्यूजिक की भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और म्यूजिक में जो राग है ना, राग, हर राग का अलग अलग टाइम होता है, हर राग का अलग वो होता है प्रोनाउंसिएशन, और उनको किस तरह से तो कैसे कल्चर करना है। सेम टाइम वही जो है आपको कैसे भाव लाने हैं न्यूज प्रेजेंट करते हुए। कोई खुशी की खबर है तो उसको कैसे आप करेंगे, कोई दुख की खबर है उसको कैसे आप अपने चेहरे में लाएंगे, सिर्फ आवाज से दिखाना, क्योंकि आप आवाज से ही सुन रहे हैं लोग, कोई आपका चेहरा तो देख नहीं रहे हैं। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है, जो जिसको बोल सकते हैं मॉड्यूलेशन का एक परिष्कृत रूप जो है ये वॉइस कल्चर है। ठीक है, जिसको मॉड्यूलेशन पर पढ़ाते हैं, मॉड्यूलेशन को और डीपली जाएंगे, दैट विल बी वॉइस कल्चर। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है मीडिया के लिए। मीडिया के लिए भाषा सबसे जरूरी है, मैडम ने भी ये बताया है और आपको भी। तो आप अपनी शंका प्रत्येक व्यक्ति आप रेडियो पे पहले पूछिए, रेडियो न्यूज पे पूछिए, उसके बाद और उसके बोल सकते हैं। इनमें से मैडम किसी ने कोई एफएम कभी अपना मोबाइल पे सुन लिया, एफएम का प्रेजेंटेशन डिफरेंट है और एफएम में, हाँ, एफएम में जो भी न्यूज आती है वो न्यूज सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो की आती है। एफएम वाले अपनी न्यूज क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक, तो उनकी न्यूज आती है, लेकिन बाकी और प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन और होता है, क्योंकि न्यूज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एफएम रेडियो जो प्राइवेट एफएम है उनको अलाउ नहीं है न्यूज क्रिएट करना, तो उसमें न्यूज जो आता है ऑल इंडिया रेडियो का भी आता है। तो आपका स्वागत करते हैं, जो जितना क्वेरी जिसके अंदर है आप पूछिएगा मैडम से। थैंक यू। जय हिंद। मैं बीए जेएमसी प्रथम वर्ष का छात्र नितेश तिवारी।
मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके बारे में जब हम न्यूज़ देते हैं तो हम उन्हें सम्मान देते हैं। अगर वही चीन और पाकिस्तान है, अगर उनका न्यूज़ हम देंगे तो उनका हम न्यूज़ कैसे देंगे? कृपया इस पे मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा, ये हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सही है, सवाल अच्छा है। नीतीश तिवारी। नीतीश, चीन और पाकिस्तान का हम जो देंगे ना, वो हम बहुत तटस्थता के साथ समाचार देंगे, है ना। उसमें हम ऐड ऑन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर चीन का है तो वो कोई इकोनॉमिक फोरम पर होगा कि व्यापार उसने हमारे साथ इतने का बढ़ाने के लिए कहा, हमने उसको मना कर दिया। पाकिस्तान के साथ होगा कि आतंकवादी वहाँ पे सीमा रेखा पे मिले या पकड़े या जो भी है। तो हम उसमें बहुत तटस्थता रखते हैं चीन और पाकिस्तान के आइटम्स में। लेकिन वहीं अगर बांग्लादेश का है तो हम उसको मतलब उसमें अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा मित्र राष्ट्र है। इन दोनों राष्ट्रों में थोड़ा सा तटस्थता बरतते और रूखे शब्दों में, मतलब असम्मान तो कहीं भी नहीं हमारी, वो तो हमारी संस्कृति नहीं कहती है कि हम किसी का सम्मान ना करें। हम तो सभी के सम्मान पे, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा मूल वाक्य है ना, तो हम तो उसी पर चलते हैं। लेकिन उसके साथ आप तटस्थ रह के ही, यही एक इसका आंसर होगा कि आप तटस्थता पूर्वक जितना है जो है बस उसी को दिखाएं, लेकिन शब्दों का हमेशा सही थे। आप देखिए, एक सबसे बड़ी बात अभी थलेड़ी जी ने याद दिलाई कि आज से करीब 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ। एक मीडिया सेंटर में, एक मेरिडियन के बगल में मीडिया सेंटर में एक मीटिंग हुई थी। उसमें ये था कि FM चैनल्स ने हमसे ये मांग की थी रेडियो से कि हमें भी ब्रॉडकास्ट, मिनिस्ट्री से यानी मांग की थी कि हमें समाचार प्रसारित करने की अनुमति दी जाए। बहुत मीटिंग हुई, 2-3 दिन मीटिंग चली। उसके बाद ये उसका निर्णय निकला कि अभी सरकार प्राइवेट FM चैनल्स को इतना जिम्मेदार नहीं मानती है कि उनको समाचार जैसा काम सौंपा जाए। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि आकाशवाणी कितना जिम्मेदार है। और मैं आप सभी बच्चों को एक सलाह ये दूंगी कि बच्चों प्लीज़ अपने 24 घंटे में से 1 घंटा आकाशवाणी को ज़रूर दें। आपने आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, आपने आगे चल के जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, और पत्रकारिता में ही जाएं, मैं तो कहती हूँ आपके लिए बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ। लेकिन 1 घंटा, और वो 1 घंटा मैं आपको बताती हूँ, रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारे जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, वैसे तो 10 बजे तक सारे न्यूज़ बेस्ड कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों को अगर आप सुनेंगे, आपकी भाषा अच्छी बनेगी, आपको ये पता लगेगा कि हमारे डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, हमें किस तरह से, क्योंकि उसमें हमारे पहले समाचार आते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो आप अपने दिमाग में जब हिंदी सुने तो उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें, जब इंग्लिश सुने तो उसको साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेट करें। उसके बाद हमारी एक विशेष चर्चा होती है जो उस दिन की अहम घटना पर होती है। उसके बाद रात को 9:30 से 10 बजे तक कभी एक मेरा प्रोग्राम आता है पब्लिक स्पीक, वो भी आप सुन सकते हैं। भारत सरकार की जो विदेश नीति, मैडम ने अपने व्याख्यान में भी मित्र राष्ट्रों की बारे में बताया था, किस तरह से हमें संजीदा तरीके से उनकी न्यूज़ को रखनी है। एक शब्द नोट करें, MFN, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देती है हमारी विदेश मंत्रालय, उसको बोलते हैं MFN। आपको उसमें भी आएगा कॉम्पिटिशन में, व्हाट इज MFN। तो जिन देशों को हमारे कंट्री जो है MFN का दर्जा देती है, वो देश हमारे मित्र देश हैं, उनकी हम आलोचना कतई नहीं कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को भी MFN का दर्जा था, अभी शायद हटा दिया, लेकिन जब तक उनके पास ये था, चाहे प्रधानमंत्री भी एड्रेस कर रहा है तो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकता कि पाकिस्तान हमारे यहाँ अंदरूनी हो। क्या बोलते थे ऑल इंडिया रेडियो में, क्या आता था, या वो भी क्या, हमारा पड़ोसी, हमारे पड़ोसी ये कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ना कि किसी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, तो कितना है कि इससे वो भी मालूम, वो भी हो गया, उनकी आलोचना जो होनी हो भी गया, उनको डायरेक्ट हमने हिट भी नहीं किया। तो ये चीजें, तो इसमें MFN का कोड वो करना चाहिए। और
भारत सरकार की जो विदेश नीति है, विदेश नीति के तहत जिनको MFN का दर्जा दिया जाता है, उनके साथ हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। चाहे आप, कई लोग ना वैसे ही नाम ले लेते हैं हर किसी देश को भी होकर, तो हमें उससे बचना चाहिए। कम से कम जिसको ज्ञान हो गया है, हो सकता है उन लोगों को अज्ञान हो, नहीं मालूम है उनको, ऐसे ही बोलते हैं भारत पाकिस्तान, वो कुछ भी बोल दिया। तो ये मैं आपको थोड़ा सा MFN के बारे में भी रिसर्च कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। MFN तो बहुत इंपॉर्टेंट वो है। व्हाट इज MFN? थैंक यू। और मेरा नाम वर्षा है, मैं BHMC फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आप जैसे डिग्निटरीज को सुनती हूँ तो ऐसे गूज़बम्स आते हैं और मुझे फॉलो अप लेने का बहुत शौक होता है कि मैं उनको फॉलो करूँ और वहाँ तक शायद पहुँच जाऊँ, लेकिन 2 दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाता है क्योंकि मुझे एक्चुअली वो रूटीन नहीं मिल पाता कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। तो मैं बस आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप तक तो पता नहीं, लेकिन आपसे नीचे भी पहुँचना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, तो मैं शुरुआत कैसे करूँ? बिल्कुल ऐसा ही, जब हम लोग भी ये जर्नलिज्म का हमने कोर्स किया था तो हमको लगता था कि कहाँ से शुरुआत की जाए। पीछे को भूल जाइए, सिरा पकड़ लीजिए एक और फिर चलना शुरू कर दो। जीत ज़रूर होगी अगर आप सच्ची लगन से बढ़ रहे हैं। आज का दिन फिक्स कर लो ना, बाकी क्यों बात करते हैं। आज ये ठान लो मन में कि मैंने आज से ही शुरुआत करनी है। आंख बंद करके एक बार सोचो कि किस चीज़ में आपका मन रम रहा है। भारत की अंदरूनी पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल में, इकोनॉमिक में, स्पोर्ट्स में, कहाँ पर आप ज़्यादा नज़दीक पाते। जिस भी फील्ड को नज़दीक पाते हैं वहाँ चलना शुरू हो जाइए। दूसरी बात, जो अखबार के तीसरे पन्ने पर जो आलेख होते हैं, जो एक संपादकीय आलेख होता है और 2 और आलेख होते हैं, कृपया करके उन आलेखों को ज़रूर पढ़ें, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। और एक पैराग्राफ, अखबार की कोई भी खबर का लेके, इंग्लिश का अखबार पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट करें और हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आप सिर्फ इतना कर लीजिए। मैं कह रही हूँ कोई ताकत नहीं है ऐसी जो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रोक सके। मेहनत तो कीजिए, किस्मत साथ साथ चली आएगी। आप न्यूज़ रीडर हैं, यानी कि आप कई लोगों को पीछे छोड़ के तब सेलेक्ट हुए हैं। आपसे ये हरगिज़ उम्मीद नहीं रखी जाती है कि आप कहीं पर अटकें। मैं आपको बताऊं, जब मैं नई न्यूज़ रीडर बनी थी तो मेरी मदर मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक रही हमेशा, और शायद उन्होंने ही मुझे इतना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं जब पढ़ के आती थी तो कहती थी कि नहीं आज कुछ खास नहीं था, किसी का इंटरव्यू भी लेके आऊँगी तो हाँ अगर ये सवाल पूछती तो ज़्यादा नहीं ऐसा। तो मैं कहती थी अरे लास्ट मोमेंट में पता भी नहीं था मम्मा कि वो कमरे के अंदर मैं इन्हें ये। और वाकई ऐसा होता था कई बार कि स्टूडियो में जाते जाते मैं पूछती थी कि अरे ये तो बता दो कि इंटरव्यू किसका लेना है। पता लगा होम सेक्रेटरी बैठे हुए हैं और आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में फिर फटाफट पूछेंगे। तो मेरी मदर ने मेरे से ये कहा एक दिन, तू मेरी बेटी, तेरी और मेरी आवाज़ एक जैसी, तो तू न्यूज़ रीडर किस बात की, ऐसा तो मैं भी कर देती। इस चीज़ ने मुझे ये सिखाया कि मैं अगर हज़ारों लोगों के कंपटीशन में सेलेक्ट होके आई हूँ तो वहाँ इफ़ एंड बट्स नहीं होंगे। यू हैव टू बी परफेक्ट, आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा। जय हिंद मैम। जय हिंद। मास्टर श्रीवास्तव मैम, मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने क्रेडिबिलिटी की बात की मैम, आज इतने बिजी लाइफ में लोग टीवी देख नहीं पाते, न्यूज़ के लिए टीवी नहीं देख पाते, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं कि कौन सा न्यूज़ आ रहा है। तो मैम मैंने देखा था कि आज तक पे 11.4 मिलियन फॉलोअर्स है और डीडी न्यूज़ पे मात्र लाखों में 6.2K। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि लोगों को मसाले वाली खबरें भी अच्छी लगती हैं, लोगों को मनोरंजन, उसमें क्या होता है खबर भी मिल जाती है, मनोरंजन भी हो जाता है, तो इसलिए। लेकिन जो आपकी उम्र के हैं या जो ज़िम्मेदार लोग हैं या जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपके ज़िंदगी में मुझे लगता है मसालों की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको एक फोकस होके एक रास्ते पे आगे बढ़ना है कि पत्रकारिता के बल पर ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे। आपकी नज़र और आपका लक्ष्य
अर्जुन की तरह होना चाहिए। आपका लक्ष्य इस वक्त बाहर इधर उधर बहने का नहीं है, क्योंकि वही वक्त फिर आपको, मैंने वो जो मेरी बात याद रखना, मेरे बेटे ने इसी बात को लिख रखा है एक जगह पे कि जो वक्त की कद्र नहीं करता, वक्त उसकी कद्र नहीं करता। इस चीज़ को याद कर लो, सही रास्ते पे अपने आप चलोगे। मैम अक्सर हम लोग जब यहाँ पे क्लासेस करते हैं तो हम लोग बाहर की न्यूज़ उठा के ऐसे जो अदर चैनल पे चल रहे होते हैं हम लोग उसको ही कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे सर ने बताया कि वो न्यूज़ गलत था, पर वो न्यूज़ दूसरे चैनल पे चल रही थी तो उस न्यूज़ को मैंने कवर किया, और जैसे दूसरे चैनल पे चल रही थी सर मैंने वैसे ही ट्रू कॉपी करके उसे अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। ठीक, मैम वो न्यूज़ गलत कैसे हो सकती है? जब गलती फॉलो कर रहे हैं आप तो नहीं होगी क्या? आपने उसको रिसर्च नहीं किया, उसको ढूंढा नहीं। इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। देखो, पुष्टि करना सबसे बड़ी चीज होती है। आपको एजेंसी से डायरेक्ट लेनी है ना खबर। हम लोग कभी ऐसा नहीं करते कि इस चैनल ने ये कह दिया, उस चैनल ने ये कह दिया। हम विदेश की लेंगे तो रॉयटर से लेंगे, बीबीसी को लेंगे तो कोट करेंगे वहां पे कि बीबीसी के अनुसार ये। वॉइस ऑफ अमेरिका को लेंगे तो बताएंगे कि अगर गलत सही का ठेका है तो उसी का है भाई, हमने उसको लिया है। नहीं तो आप एजेंसी की खबर उठाइए, है कि नहीं? यहाँ इधर उधर देखेंगे ना तो रास्ता गलत मत चुनिए। अभी आपने कहा कि आज तक वगैरह को इतने वो मिलते हैं। अभी जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, 4 जून को, मैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 या 14 घंटे लगातार इलेक्शन रिजल्ट्स पे बोलूँगी। अगर मन होगा तो सुन लीजिएगा और देखिएगा कि हम कितना बच के, हम ना किसी दल के अगेंस्ट बोलते, ना किसी दल से हमारा कोई लेना देना। हमारे लिए जितनी कांग्रेस उतनी ही बीजेपी भी। आप देखिएगा कि आपको ये पता नहीं लगेगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं 96 से लगातार हर असेंबली और हर लोकसभा इलेक्शन का लाइव कवरेज कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई ये नहीं बता सका कि आप लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो मेरे से बहुत जूनियर बच्चे हैं, वो मुझसे कहते हैं मैम अब की बार सुनेंगे ना, अब हम पता लगा लेंगे आपने वोट किसको दिया। नहीं पता लगा सकते, क्योंकि एंकर को इतना तटस्थ रहना चाहिए कि आपको सुन के किसी को पता ही ना लगे कि आप किसको फेवर करते। सिर्फ एक बार योगी जी को थोड़ा उनके बारे में बोल गई थी तो बच्चों ने बोला आज पता लगा लिया, आज पता लगा लिया करके। मैंने कहा अरे मैं एक बंदे से बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता लगे, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा फेवर में। तो एंकर की सबसे बड़ी भूमिका तटस्थता की भी है कि वो है समाचारों पर, समाचारों से अलग है। तो आप रेडियो के इलेक्शन एनालिसिस सुनिए और टीवी का सुनिए, आपको दोनों में फ़र्क पता लगेगा और पता लगेगा पत्रकारिता किसे कहते हैं। दूसरी बार आप लोगों ने तो नहीं पूछा, लेकिन मैं ही आपको बता देती हूँ, हमारा न्यूज़ ऑन AIR साइट है जिस पे हमारी वैकेंसीज निकलती हैं। अभी हाल फिलहाल तो नहीं निकलेंगी क्योंकि अभी हमने बच्चे सेलेक्ट किए हैं। और कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं, BBC से आए हैं, जी न्यूज़ से, आज तक से, वो लोग छोड़ के आए हैं वहाँ से। कि सिर्फ हमें वो वाली दौड़ नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि ये हाँ क्वालिटी चाहिए। जब मैंने पूछा उन बच्चों से इतने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आए, तो कहते नहीं मैम वो सब नहीं, हमने सुना है ना हमको यहाँ काम करना, तो अच्छा लगता है।